बेटा आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारे लेक्चर और मैं यूट्यूब पे अपलोड करके अपनी लिंक भेजता रहूंगा। अच्छा जी सर। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इब्राहिम क्या देखा था कि सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज अबाउट सोल्यूशन, सोल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट व्हाट इज ऑल अबाउट बाइनरी सोल्यूशन, व्हाट इज द मास परसेंटेज concentration, what is volume percentage and what is mass by volume, isn't it? यस सर। देन हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़े एडवांस लेवल पे भी पहुंच गए थे। फिर बेटा हम लोगों ने बात की थी पीपीएम की, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट ओवर 10 to the power 6 पार्ट ऑफ एनी सोल्यूशन। देन बेटा हम लोग बात किए थे मोलैरिटी की, और हम लोगों ने मोलैरिटी टेम्परेचर रिलेशनशिप साथ ही साथ क्वेश्चंस भी किए थे। ओके, और आज हम बात करेंगे मोलैलिटी की। ठीक है, जी सर। आई थिंक अभी तक सब क्लियर है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सर, जी सर। अच्छा, एक बात मैं इब्राहिम आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। क्या बात है कि जैसे हम लोग मोलैरिटी मोलैरिटी निकालते थे, दैट इज कैपिटल एम। एक सेकेंड, हुँ, एक सेकेंड, 1 सेकेंड। बेटा हम लोग जो कैपिटल एम निकालते थे वो क्या होता था, मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में। अगर मुझे मोल चाहिए हो बेटा, एन चाहिए हो, तो मैं कभी भी मोलैरिटी और वॉल्यूम को भी मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी, अगर हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया गया है बेटा, तो हम आसानी से क्या निकाल पाएंगे, मोलैरिटी निकाल, सॉरी, मोल निकाल पाते हैं। ठीक है, अब मोलैरिटी क्या होता है? जी सर। मोलैरिटी होता है दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स पर। हाँ, डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ना सर? 1 kg हुँ, ऑफ सॉल्वेंट। ओके, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बेटा। सो यस सर। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। सो स्मॉल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन इन केजीज़। इनटू 1000। ओके, सो बेटा यू नो इट इज डिनोटेड बाय एन एंड इट इज डब्ल्यू इन केजी। अगर ये मैंने ग्राम पे ले लिया, सॉरी, तो आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू। यहाँ पर ग्राम में अपने लिया है बेटा, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा ऊपर, निकाल दो। जी। और ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो बेटा, एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कहीं भी वॉल्यूम नहीं है। और इब्राहिम बेटा, यहाँ पर अगर वॉल्यूम नहीं है तो कंसंट्रेशन जो है, मोलैलिटी है, वो टेम्परेचर से कहीं भी डिपेंडेंट नहीं होगी। मतलब मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है। T⁻0 मतलब कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर बेटा मैं वाई एक्सिस में मोलैलिटी लेता हूँ और एक्स एक्सिस में टेम्परेचर लेता हूँ, तो कोई भी टेम्परेचर चेंज होने से मोलैलिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, इजंट इट? जी सर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। यहाँ पर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, NaOH आपका सल्यूट है, तो यहाँ से सल्यूट के मोल आराम से आ जाएंगे, दैट इज 20/40, दैट इज 0.5। जी। और m कैसा निकलेगा, 0.5/250 इंटू 100 बेटा। जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 1/2 इंटू 250 इंटू 1000। तो ये 1000 सर, हाँ। आंसर 2 आ जाएगा, 2m।
जी सर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चलिए, तो मोलालिटी में सब कुछ क्लियर है अभी तक? सॉरी सर। अभी तक सब क्लियर है बेटा? जी सर। अब आइए इब्राहिम, 2.4 क्वेश्चन। 2.4 क्वेश्चन है आपका, इंटेक्स प्रॉब्लम है। जस्ट पीछे पलटिए आप और क्वेश्चन पढ़िए जरा। सर एग्जाम्पल 2.4 सर। नहीं नहीं नहीं, इंटेक्स क्वेश्चन 2.4 बेटा। हाँ, तो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2 CONH2 हम्म required in making 2.5 kilograms of हम्म 0.25 molal हम्म aqueous solution. हम्म हम्म। तो calculate the mass of urea, that is NH2CO NH2, required in making 2.5 kilogram of 0.25 molar aqueous solution. So you have given molality, आपको m small m दिया गया है, that is 0.25। ठीक है बेटा? जी सर। और आपको क्या दिया गया है? 2.5 किलोग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन। तो आपको एक्वस सोल्यूशन मतलब मास ऑफ सोल्यूशन एक्चुअली यहाँ पर दिया गया है। मास ऑफ सोल्यूशन ना मानकर, क्योंकि मोलल है तो मास ऑफ सोल्यूशन ही मान लेंगे हम लोग। मास ऑफ सोल्यूशन दिया गया है बेटा आपका कितना? 2.5 किलोग्राम। ठीक है, और आपको यूरिया का मास चाहिए। तो एम क्या होता है? आपको पता है ये जो सोल्यूशन है आपका, इसमें यूरिया डिसॉल्व की जा रही है, यूरिया एज अ सॉल्यूट। तो ये होता है मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में अगर सॉल्वेंट का मास लिया है तो यहाँ पर 1000 आ जाता है। अब देखिए, आपको एक बात यहाँ पर इब्राहिम समझ में आ रही होती है कि यूरिया क्या है बेसिकली। यूरिया है W अपॉन यूरिया का मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर निकाल लेते हैं अपन साइड पे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया हाँ, H2CONH2, यूरिया होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेना, 60 आता है। आप 18 प्लस 2 प्लस 12 प्लस जी सर। 60 अच्छा आता आपने है। बता दिया 60। हाँ 60। वैसे आप कर भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे? सोल्यूशन आपका 2500 ग्राम है माइनस, ये बात समझ में आती है? 2500 ग्राम माइनस क्यों डाला सर आपने? माइनस इसलिए डाला बेटा क्योंकि हमें सॉल्वेंट चाहिए, और सॉल्वेंट के अच्छा, चाहिए होता है क्या? सोल्यूशन माइनस। माइनस सल्यूट। ठीक है। वो अच्छा, वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने डाला था। हाँ, वो तो करना हाँ, ही है। और ये कैसे निकालोगे? ये निकालोगे आप सल्यूट का मास कैसे निकालोगे? सल्यूट का, क्योंकि मोल आपको दिया गया है ये, मतलब यहां से हाँ, आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? आपको पता है सोल्यूशन का मास कैसे निकालोगे? दैट इज द मास ऑफ यूरिया, W/60। निकालोगे कि नहीं निकालोगे? जी सर। W/60, ये। ठीक है, तो ये तो मोल आ गया बेसिकली, ये तो मोल आ गया। तो अब ये 60 का मल्टीप्लाई कर देना, यहां से मास आ जाएगा। ठीक है, तो अब ज्यादा, जी अगर आपको कैलकुलेशन को सिंपल करना है ना, तो आप इसको नियरली 2500 के इक्वल मान लेना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, इस वैल्यू को आप नियरली 25 के इक्वल भी मान सकते हो। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। W/60 जी 2500 इंटू 1000, और ये आपका मोलैलिटी आपको दिया गया है 2.5 0.25 सॉरी, और यहाँ से आपको W की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। पक्का समझ रहे हैं? हाँ जी सर। सर एक ही हाँ डाउट है सर। हाँ, बोलो बोलो बेटा। अम, सर तो क्या आपने ये 60 की मतलब कैंसिल करने के प्रोसेस में आपने नीचे 60 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया? 60 मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो देखो,
आपको चाहिए मास। ऊपर का 60 जो है W/60 वो नीचे आ गया है। नहीं 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 नहीं, मास क्या होता है? मास होता है मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। मोल कितना है? हाँ W/60। और इसका हाँ जी मॉलिक्यूलर हाँ। मास कितना होता है? हम्म 60 कट गया है। ये दोनों 60 कट गए, मगर ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो 60 तो आपने डाला है नहीं, डिनोमिनेटर में नीचे। ये आया गया ना 60, ये नीचे आ गया 60। हाँ ठीक। हाँ हाँ वही वही, जी सर, हो गया सर, समझ गया। तो मैं इसको रफ कर दूं, हटा दूं, आगे पढ़ो। श्योर सर, कॉपी कर लिया मैंने। 2.5। 2.5। पढ़ो 2.5। जी सर, कैलकुलेट मोलालिटी हम्म मोलारिटी एंड हम्म मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हम्म if the density of 20%, that's mass by mass is mass percentage, हम्म aqueous potassium iodide is 1.202 gram per milliliter. हम्म। अप्रोच लगाओ। अच्छा, उन्होंने मास फ्रैक्शन दिया है, मास फ्रैक्शन इक्वल टू 20% सॉल्यूशन। ओके, तो mass of solution is given that is 1.202 gram per milliliter, and we're being asked to find a molarity C mole fraction. अच्छा, 23 डेंसिटी दिया है ना। अच्छा, डेंसिटी 20%। अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लेना है मुझे? इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, हमें चाहिए मास। तो सर हमें डेंसिटी से मास पकड़ने के लिए हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि हम वॉल्यूम को 1 लीटर ले रहे हैं ना सर। हम्म। तो हमें ना पहले से कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीलीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, है ना? तो अगर लीटर को तो इनवर्स हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई होगा। एक बात सुनो इब्राहिम मेरी। इब्राहिम मेरी बात सुनो बेटा। जी सर। आप मुझे जी सर। अप्रोच बता दो, इसका आप आराम से करते रहना, इत्मीनान से होमवर्क हो जाएगा। ये अप्रोच बता दो, मैं समझ जाऊंगा, आपको संभाल समझ में आ गया। हम तो जैसे आपने पिछली क्लास में कहा था, हमें हाँ डेंसिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम को 1 लीटर लेना है। ठीक 1 है। लीटर लेकर हमें मास पकड़ना है सोल्यूशन का। अच्छा। ओके। अगर हम मास सोल्यूशन का ले लेंगे और हम मास परसेंटेज के फॉर्मूले में उसे डाल देंगे, तो आप अच्छा, हमें अच्छा ये बताओ, आप मास कितना ले रहे हो सोल्यूशन का? 1000 या इसकी 100? सर आप सोल्यूशन का मास 100 ग्राम ले रहे हैं या 1000 ग्राम ले रहे हैं? हम 1000 ही तो लेना पड़ेगा ना सर। नहीं, 100, क्योंकि परसेंटेज है बेटा। आप साफ साफ देखो, 1000 ग्राम लोगे तो उसमें क्याई कितना है? क्याई 20 ग्राम है। फिर 100 से अच्छा, हाँ हाँ हाँ। वॉल्यूम निकालोगे। गेटिंग? हाँ, ये भी आपने कहा। ठीक, गेटिंग? ठीक है सर। जी सर, जी सर। तो 2.3 और 2.5 इज योर होमवर्क। नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस। 2.3 2.5, अच्छा होमवर्क जी है। सर। तो इससे हम सारी चीज पकड़ सकते हैं, मोलारिटी पकड़ सकते हैं, मोलारिटी हाँ भी पकड़ सकते ठीक है। अब चलो, अगला हमारा हैं। अग, तो क्या मैं एक बार सिर्फ एक बार क्लैरिफाई कर सकता हूँ सर, क्या मैंने समझा है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं नहीं तो इब्राहिम, हमें इसमें से काम मास करना,
हाँ आप ट्राई करना, अगर आपको लगता है तो यू कैन सेंड मी इन योर डाउट व्हाट्सएप ऑल्सो, ठीक है? जी सर। क्योंकि अच्छा ये होगा ना कि आप डाउट बाद में पूछो, क्योंकि आप थोड़ा हाँ दिमाग लगाओ, ठीक है? मतलब ये कि आपका जी सर। चलेगा तो मुझे मजा आएगा एक्चुअल में, और मुझे अच्छा लगेगा कि आपको समझ आ रहा है। ऐसे तो मैं सामने बैठा हूँ, आप क्वेश्चन नहीं बता पाओगे, मैं बता दूंगा, बराबर है ना? जी सर। चलो, अभी हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सपेक्ट है। देखो, जब भी बेटा हम लोग स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में रिलेशन लिखते हैं तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज हमें पता होनी चाहिए डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मान लीजिए डी दिया हुआ है, और दूसरा पता होना चाहिए हम्म। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। ये मान लीजिए आपका दिया गया है m1। अब देखिए, आपको पता है कैपिटल एम क्या होता है? कैपिटल होता है आपका, दैट इज मोल्स ऑफ सल्यूट। मोलारिटी होता है सर, यस बेटा, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। इन लीट। अगर ml में ले लिया है तो आपने बेटा एमएल में तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है। और मान लेना है यहाँ पर, लेट अज्यूम द वॉल्यूम इज 1000 ml। लेट हम्म। 1000 ml। देन बेटा हम इस जी सर। तो कैपिटल एम की इक्वल हो जगह जाएगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट रख सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। और बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल एन हो गया। बिल्कुल। अब देखो बेटा, ये क्या हो गया? स्मॉल एम क्या होता है? स्मॉल एम होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ सोल्यूट। स्मॉल एम। हाँ हाँ, स्मॉल एम होता है मोलालिटी सर, मतलब हाँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, अगर ये ग्राम में दिया गया है। और बेटा हाँ हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था सर जी। हाँ। ये क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। और छोटा है ना सर। हाँ, छोटा है में। और ये मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000। यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ सर जी सर। अब देखो, मोल्स की जगह अपन क्या रख सकते हैं? कैपिटल एम इंटू 1000, क्योंकि हमें स्मॉल एम और कैपिटल एम को रिलेट करना आना है। ये बात समझ दोनों को आपको? equal कर दिया। अब देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट को सॉल्यूशन की जगह हम क्या रख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हाँ माइनस मास ऑफ सल्यूट की जगह क्या रख सकते हैं बेटा? मास ऑफ सल्यूट क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। मोल ऑफ सल्यूट होता है, क्या होता है बेटा? दैट इज एम, दैट इज बेटा मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और जी सर। कैपिटल इक्वल टू मास आपको चाहिए, और मॉलिक्यूलर मास आपको m1 पता है। तो यहां बेटा मास की जगह m इंटू m1 रख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं बेटा, यहां से आपको कैपिटल एम और स्मॉल एम में रिलेशन आ गया। अगर आपका, बहुत लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, 1/m इज इक्वल टू 1000 डी
माइनस m इंटू m1 अपॉन 1000m। क्यों लिखते हैं बेटा? क्योंकि इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं वो, और ये आ जाता है d/m माइनस m1 अपॉन 1000। ये देखिए स्मॉल m और कैपिटल M में रिलेशन आ गया बेटा। हाँ, एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। सर मैं ये M1 का पार्ट नहीं समझ पाया सर, M1 कहाँ से आया? m1 है बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। m1 है मॉलिक्यूलर हाँ अच्छा। सोल्यूट। अभी आप परेशान मत हो, मैं बताऊंगा आपको तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये टेक्स्ट बुक में है सर? हाँ, इस बुक में क्वेश्चन है। डेरिवेशन समझ में आ गया? हाँ समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग 2.5 की तरफ आते हैं। 2.5 क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन का। मैं पहले आपको मोलरिटी बता देता हूं बेटा, और फिर वहीं से मोलरिटी निकालने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं मोलरिटी आपको बता देता हूं यहां पर, दैट इज कैपिटल M। और यहां पर आपको क्या जी डिनोट कर रहा है? KI। यहां पर आपका KI डिसॉल्व कर रहा है। KI का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? पोटेशियम का 39 और आयोडीन का 127, नियर अबाउट टू। तो ये हो गया बेटा 166। अब ये 20 ग्राम है, तो 20 अपॉन 166 अपॉन, ये बेटा आपका, आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 1.202 इंटू 1000। जी यहां से बेटा 20 अपॉन 166 इंटू 10 इंटू 1.202 बेटा, ये आ गया। इसको आपने सॉल्व किया, ये 200 1.202 अपॉन 166 बेटा, ये आपका कैपिटल M आ गया। और आपको स्मॉल m चाहिए। आपको जी स्मॉल सर। चाहिए बेटा, स्मॉल m चाहिए। कि आपका रिलेशन बड़ा आसान है, m इंटू 1000 अभी अभी किया है अपन ने, ये देखिए जस्ट पीछे, और m इंटू सॉरी 1000 d माइनस m इंटू m1। यहां पर आपको d दिया हुआ है कि क्वेश्चंस में, इब्राहिम क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर d आपका दिया हुआ है, दैट इज 1.202, और m1 भी दिया गया है 166 अभी निकाला, और m यहां से आ जाएगा। आराम से आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, आपको अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। जी सर। कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। पक्का? नहीं नहीं, ये फॉर्मूले में तो डालना है सर, बस ये ठीक सब है। तो जानकारी हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन आते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। तो सर क्या इस चैप्टर में कोई थियरी है ही नहीं सर? नहीं नहीं, थ्योरी है, थ्योरी है बेटा, आप क्यों परेशान हो? अभी अभी तो स्टार्टिंग हुई है। हाँ जी सर। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल में इतना स्ट्रांग बना दूंगा ना कि आप बिल्कुल, मतलब मजा आएगा आपको, बस इसलिए इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। जी सर। चलो, तो हमें क्या करना है? रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मतलब मैं, जो मेरा आदत है बेटा, वो मैं थ्योरी को भी ऐसे आपको रिलेट करता हूँ कि आपको लगेगा मतलब कि कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ जी और सर। वैसे भी शुरुआत के जो 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर बेटा, उसमें न्यूमेरिकल फिजिकल है, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल तो ज्यादा रहेगा ही। जी सर। अभी देखिए बात करते हैं अपन मोल फ्रैक्शन की। देखो मोल फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है? मोल फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है? मुझे आपसे बताने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पर अगर दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो यहाँ पर हाँ। से मोल फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पर क्या? अच्छा जी सर। हाँ बेटा, एक्स से क्या होता है? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। हाँ जी। और यहाँ बेटा एक्स बी क्या होता एन ए प्लस एन बी। है? एन ए प्लस एन बी, ये होता है। अब देखो आपको अगर मैं बताऊं बेटा,
यहाँ पर मोलैलिटी क्या होती है, हर चीज आपके दिमाग में क्लियर चेक होनी चाहिए, कोई भी चीज रटनी नहीं है। दैट इज मोल्स ऑफ सल्यूट, लेट सपोज ए इज द सल्यूट, तो ए इज द सल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज डब्ल्यू बी, लेट सपोज, इंटू 1000। ये बात आपको समझ में आती है जी जी सर। अगर आप ग्राम में लिए हो। अब हर चीज आपको रटनी नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है बेटा। तो आपको ये पता है इब्राहिम, एक बात बहुत अच्छे से पता है, अगर आपको एक्स से पता है तो आप एक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। यस और नो? एक्स ए। प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 हाँ होता हाँ हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली होता है सर, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर है। हाँ, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। और यहां पर एन ए अपॉन एन बी कर दिया मैंने, यहां पर मैंने एन ए अपॉन एन बी कर दिया। अब देखिए हम जो पिक्चर है वो यही आने वाली है, एन ए ऊपर आने वाला है, एन ए हमारा ऊपर आने वाला है। तो हम एन ए देखिए ऊपर आ गया, हमारा हमारा अच्छा है, हम अपने टारगेट की तरफ चल रहे हैं। इस एनबी को गोल करना है। इस एनबी को गोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनबी की जगह हम रख सकते हैं बेटा डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, ये रख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। मैं इसको सही से लिख देता हूँ, परेशान मत होना, दैट इज एम बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये रख सकता हूँ। अब एक काम करते हैं बेटा, जो चीजें हमारी यूज की नहीं है, एक्स ए अपॉन एक्स बी, और ये चीज हमारे यूज की नहीं है, एम बी बेटा इसको हमने हटा दिया, यहां पर ले आए, और ये हो गया एन ए अपॉन डब्ल्यू बी। अब देखिए हमें 1000 चाहिए दोनों साइड, तो हमने दोनों साइड 1000 का मल्टीप्लाई कर लिया। जी और देखिए बेटा अगर ध्यान से आप समझ पा रहे हो इब्राहिम, तो ये टर्म आपका क्या बन गया, मोलैलिटी बन गया, ये टर्म आपका हाँ मोलैलिटी बन गया। तो मोलैलिटी क्या बन गया, एक्स ए अपॉन एक्स बी इंटू एम बी इंटू 1000। मतलब आपको केवल दो चीजें पता होंगी तो आप मोलैलिटी निकाल दोगे, क्या क्या, एक तो किसी का भी मोल फ्रैक्शन, और एम बी क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये है बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक बात है, जी सर। कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर। पक्का? नहीं सर, अब तक तो नहीं है। चलो चलो गुड, अभी क्वेश्चन में ढूंढता हूँ इसका एक। नहीं, चलो ये को नहीं। चलो, सोल्यूशन। नोट कर लेना, मैं क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, एक क्वेश्चन ऐसे लिखिए, नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन एक नोट करो, लिखो, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, स्मॉल एम लिखना है, इफ अच्छा। इफ मोल इफ फ्रैक्शन, इफ, इफ जी सर। मैं बोल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज 0.3 जी सर। and it is dissolved in water, and it is dissolved in water। अच्छा। हम्म, अच्छा। ओके, मोलालिटी को करना होता है, तो क्वेश्चन में आ गया। तो ये है 0.35, 0.7 इंटू
तो सर हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा ना सर कि m इज इक्वल टू एक्स ए बाई एक्स बी इन 1000/mv। देखो m इज इक्वल टू एक्स ए बाई एक्स बी जी, एक्स ए इंटू तो एम बी 0.3 है, इंटू 3 1000, हम 0.7 लेंगे। 0.3 अपॉन 0.7 इंटू 18 हाँ 1000, यही लगाया आपने। हाँ हाँ, यही सर। चलो आंसर आ जाएगा आपका, वेरी गुड। की बात। चल आ, अच्छा, हो जाएगा बेटा, सर हो जाएगा। कर रहा हूँ सर, क्या मुझे अब करके देना है या? नहीं नहीं नहीं, आप कर लेना आराम से बैठ के। अच्छा, तो ये भी होमवर्क है, ठीक। हम्म चलिए, नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कि जैसे आपने शुगर को वाटर में कभी मिलाया है, हाँ, वो बिल्कुल उसमें घुल जाता है सर। तो क्या आप मिलाते जाओगे, आप ऐड करते जाओगे और शुगर घुलती चली जाएगी। नहीं, एक हद के बाद वो नहीं घुलेगी। वेरी गुड, एक हद के बाद, एक लिमिट के बाद उसका वो डिजॉल्व होना बंद कर देगी। बिल्कुल। तो याद रखना है वो मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be added to particular amount of solvent is known as solubility। ठीक है, solubility। अब देखो बेटा, आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, 100 ग्राम वाटर लिया। अब बेटा इसमें अगर शुगर ऐड करोगे ना तो वो मैक्सिमम 35 ग्राम शुगर ऐड होगी, याद रखना है। तो उसका, अच्छा। तो सॉल्बिलिटी क्या हुई, 35 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा मेरा? जी सर। और याद रखना है बेटा, ये जो सोल्यूशन बनेगा जब मैक्सिमम हम ऐड करेंगे और इसके बाद ऐड नहीं होगा बेटा, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। हाँ बिल्कुल, जी सर। सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब बेटा वो सैचुरेट हो चुका है, और इसके नीचे, इसके आगे और मिलाया नहीं जा सकता। इसके नीचे नहीं मिलाया जा सकता, नहीं तो प्रेसिपिटेट होने लगेगा बेटा। और इसके नीचे का जो हाँ solution होगा उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड। ठीक है ना। आगे। जी सर। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। ये जो सॉल्बिलिटी होती है ना, वो दो टर्म में बेसिकली डिपेंड करती है। याद रखना है बेटा, सॉल्बिलिटी आपकी दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला होता है टेम्परेचर, और दूसरा होता है प्रेशर। ठीक है, सॉल्बिलिटी आपकी दो चीजों पर डिपेंड करती है बेटा, फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकंड इज प्रेशर। देखिए अगर आप किसी सॉल्ट को, मतलब सॉरी, किसी शुगर पार्टिकल को या सॉल्ट पार्टिकल को वाटर में ऐड कर रहे हैं बेटा, तो आपने देखा होगा इब्राहिम की टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी शुगर और ज्यादा घुलने लगती है। महसूस किया है कभी? जी। आपने देखा होगा कि अगर आपका मान लीजिए
वाटर ऐड नहीं कर रहा है, अगर आपका वाटर ऐड नहीं कर रहा है, सॉरी शुगर ऐड नहीं हो रही है, और आपने उसको गैस पे रख दिया, तो आपने देखा होगा गैस रखते ही गैस वो डिजोल्व हो जाती है शुगर। देखा है ना ऐसा? जी, जी। यस। मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके पास जो रूम टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस था। आपने क्या किया, 35 ग्राम शुगर को 100 ग्राम वाटर में ऐड किया। लेकिन बेटा जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर मान लीजिए आपने 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अब आपने देखा कि ये 40 ग्राम शुगर डिजॉल्व होने लगी 100। ये बहुत रियल लाइफ का एक्सपेरिमेंट है, आपने डेली लाइफ पे महसूस करते होगे, नहीं तो अपनी मम्मा से पूछना, वो बता देंगी आपको, शायद मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा बता। ठीक है बेटा। अब आपने क्या किया, अगेन आपने एक नया काम किया, आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा बेटा? तो 35 ग्राम भी डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, उससे कम डिसॉल्व। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात समझो। 35 डिजोल्व हो रहा था, अब वो 40 हो गया, और टेम्परेचर वापस 25 में ले आए, अब क्या होगा? कुछ रिकॉल करो अपने दिमाग से, बोलो। हाँ, थोड़ा प्रेसिपिटेट, मतलब थोड़ा प्रेसिपिटेट लेफ्ट हो जाए। हाँ मतलब बेटा जो 5 ग्राम के आसपास है, 5 ग्राम के आसपास है, वो पीपीटी आउट हो जाएगा, वो बाहर छूट जाएगा। जी। वो प्रेसिपिटेट बना देगा। हम्म। और इस तरह के सोल्यूशन को जहां पर हमने जबरदस्ती कंसंट्रेशन बढ़ाई है बेटा, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सुपर सैचुरेटेड। क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके कंसंट्रेशन बढ़ाया था ना, इसलिए उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यस। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं बेटा, वो एक तरह से काम करते हैं लगभग। सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो एक तरह से काम करते हैं, मतलब उनकी सॉल्बिलिटी एक जैसी होती है, और गैसेस की अलग होती है बिल्कुल। देखिए कैसे। अब मैं यहां पर आपको पहले टेम्परेचर का रोल सिखा रहा हूं दोनों पे। आपने देखा होगा बेटा, सॉलिड और लिक्विड में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, यस और नो? यस सर। मतलब सॉलिड में सॉल्बिलिटी एस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एस इज सॉल्बिलिटी एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है बेटा? आपने देखा होगा, आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा बेटा, ली चैटलियर प्रिंसिपल, क्या चाहिए? पढ़ा था बेटा? हाँ जी सर, 11th में आया। तो क्या पढ़ा था उसमें? अम, कि अगर हम कोई चेंज लाएंगे कोई हाँ हाँ। मिक्सचर में, तो हम्म। मिक्सचर इस तरह से वो चेंज होगी कि उस चेंज के इफेक्ट को नलीफाई कर दे। हाँ मतलब वेरी, आपने काफी कुछ से सही बताया। इफ वी चेंज द टेम्परेचर, प्रेशर और एनी ऑफ अदर चेंजेस वी डू बेटा इन ए इक्विलिब्रियम रिएक्शन, देन इक्विलिब्रियम हम्म। वहां पर शिफ्ट होगा, ताकि उस चेंज का इफेक्ट नलिफाई हो या कम से कम हो। हाँ। मतलब बेटा आपने क्या किया, आपने एक काम कर रहे हो, पूरा रिलेट करेंगे तब मजा आएगा। आपने सॉलिड या लिक्विड लिया, आपने इसको वाटर या किसी सॉल्वेंट पे डिसॉल्व किया, तो आपका सोल्यूशन बन गया। जी। और बेटा ये जो रिएक्शन हुई ना, ये रिएक्शन आपको पता है, ये रिएक्शन आपकी है, ये रिएक्शन जो है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपको पता ही है। अभी बेबी मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। जी सर। और इसका मतलब बेटा एंडोथर्मिक का मतलब है कि यहां पर ऑलरेडी हीट ज्यादा है, यहां पर ऑलरेडी हीट ज्यादा है, तभी तो आप टेम्परेचर दे रहे हो, मतलब रिएक्टेंट साइड में हीट ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो। मतलब रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां पर टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कहां पर कम होगा? प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां सोल्यूशन ज्यादा बनेगा, और सोल्यूशन ज्यादा बनेगा, दैट मींस सोल्यूट आराम से, मतलब सॉलिड और लिक्विड और आराम से सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतनी बात कन्वर्ट हो बताइए समझ में आ रही है कि नहीं?
जी सर समझ। तो आपको एक बात यहां पर इब्राहिम अच्छे से याद करना है कि सॉलिड और लिक्विड के केस में बेटा रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होती है, और इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन जो होती है वो फॉरवर्ड हो जाती है। अच्छा। क्या हो जाती है? फॉरवर्ड हो जाती है। यस और नो? यस सर। इसी के साथ बेटा अगर मैं गैस का इफेक्ट आपको बता देता हूं, गैस का इफेक्ट आपको मैं बताता हूं, यहीं पर गैस की सॉल्बिलिटी समझा देता हूं। आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पी है? मैं ज्यादा नहीं पीता हूँ सर। चलिए, लोग ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं या गर्म? ठंडी ऑब्वियसली। ऑब्वियसली ठंडी। इसलिए मैंने पूछा क्यों ठंडी पीते हैं। क्योंकि उसमें गैस थोड़ा कंडेंसेट कर रहता है। हाँ, मतलब उसमें जो CO2 का अमाउंट है वो ज्यादा होता है। आपको मतलब हाँ। आपको मतलब जो CO2 का स्मेल है या आपको जो फीलिंग है कोल्ड ड्रिंक का वो ठंडे में ज्यादा आता है, क्योंकि आप हाँ हाँ। गैस जिसे झाग बोलते हैं हिंदी में वो ज्यादा आता है। जी जी ठीक है? इसका मतलब CO2 ज्यादा डिसॉल्व कर रही होगी तभी वो झाग ज्यादा आ रहा है बेटा सोल्यूशन में। बिल्कुल। बिल्कुल ना? मतलब बेटा जी सर। आप एक रखना है, जब गैस को किसी वाटर या किसी सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करते हो तो सोल्यूशन बनता है। बिल्कुल। याद रखना है बेटा, ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पर वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। अच्छा, तो ये रिवर्स रिएक्शन में चलेगा, रिवर्स हाँ, रिएक्शन। यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। दैट मीन्स बेटा यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कैसी होती है? बैकवर्ड जाती है। बैकवर्ड जाती है। और बैकवर्ड जाती है मतलब हमें फिर से गैस मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है गैस के केस में। हम्म। ठीक है? और यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का, तो बेटा ग्राफ का नेचर ऐसा होता है, याद रखना है आपको। ए- हाँ हाँ। बिल्कुल। कोई बात समझ में ना आई हो तो बता दो। नहीं सर, समझ आ गई। अब अगर मैं बात करता हूं बेटा आपसे, यहीं पर मैं प्रेशर की बात कर लेता हूं सॉलिड और लिक्विड के लिए, यहीं पर मैं प्रेशर की बात कर लेता हूं। मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि मैं टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर सकता हूं जब मैं सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं। तो याद रखना है बेटा, सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी में बहुत खास फर्क नहीं आता है। देर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज। आप चाहे तो इसको ऐड भी कर लो इस बात को। देर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज। significant change when we do the effect of pressure in solid और लिक्विड। मतलब बेटा सॉलिड और लिक्विड में टेम्परेचर का बहुत फर्क नहीं, सॉरी प्रेशर का बहुत फर्क नहीं आता है। तो जब बहुत फर्क नहीं आता तो हम मान सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है बेटा? और अनअफेक्टेड टाइप से मान सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा नोट कर लेना है कहीं, याद रहेगा कर बेटा। लिया सर। अब अपन बात करते हैं कि प्रेशर का इफेक्ट गैस के अंदर क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप नोट्स बेटा प्रॉपर बना रहे हो ना? हाँ, लिख रहा हूँ सर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो देखो बेटा, ऐसा एक्सपेरिमेंटली ये सोचा गया, एक्सपेरिमेंटली ऐसा किया भी गया कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और बात भी सही है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कंटेनर लिया और उसके अंदर गैस भर दिया। जैसे एक एक नॉर्मल सी बात है, थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटली समझेंगे इस चीज को अगर समझ में आया तो। ये मान लीजिए आपने वाटर लिया और वाटर में आपने क्या किया, गैस के पार्टिकल ऐसे भर दिए।
ये गैस के पार्टिकल ऐसे भर दिए, और ऊपर से आपने ऐसा पिस्टन लगा दिया एक, ये इसी के सरफेस पे एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन है मान लीजिए। अब आपने क्या किया, अब आपने प्रेशर बढ़ाया, जब प्रेशर बढ़ाया बेटा तो पिस्टन आपका यहां पर आ गया, और पार्टिकल क्या हो गए, बहुत पास पास आ गए, ऐसे बहुत पास पास आ गए। ये वाटर तो है ही है, लेकिन गैस के पार्टिकल बेटा बहुत पास पास आ गए, तो गैस के पार्टिकल पर यूनिट एरिया में ज्यादा आ गए। तो पार्टिकल ऑफ गैस इन पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस बेटा। और अगर वो पास पास आ गए तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दैट मींस वो डिसॉल्व हो गए। यस और नो? यस सर। मतलब बेटा एक नॉर्मल सी बात हो गई कि गैस के केस में सॉल्बिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये आपको बात याद रखना है। गैस के केस में बेटा सॉल्बिलिटी जो होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यस और नो? यस यस सर। ठीक है। और जी सर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कांस्टेंट ले लेना के, तो यहां पर पी आ जाएगा, वेयर के इज अ कांस्टेंट। सर हम सर सॉल्युबिलिटी के लिए कोई ऐसा कांस्टेंट है सर एस के नाम से, क्योंकि एस तो एंट्रोपी होता है। हाँ आप परेशान मत हो, भी सब कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा। हाँ। हाँ। अब बेटा यहां पर एक साइंटिस्ट आए, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, और वो साइंटिस्ट हमारे कहलाए हेनरी। हेनरी। हाँ। हेनरी एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना मतलब बहुत कुछ काम किया सॉल्बिलिटी के बेसिस पे, और उन्होंने मतलब अपना एक लॉ दिया। तो उन्होंने क्या क्या लॉ दिया कि उन्होंने ये कहा, सॉल्बिलिटी सॉल्बिलिटी ऑफ एनी गैस इज proportional to द प्रेशर partial pressure of अप्लाइड। the gas। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट, कहां पर प्रेजेंट होगा बेटा, एबव द सरफेस। आप बुक में मत देखो, सब कुछ मैं बता रहा हूं बेटा। एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और स्टेटमेंट पे आपको पहले ही लिखा चुका हूं, सॉल्बिलिटी ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। मतलब बेटा बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका यहां पर ए गैस डिसॉल्व हो रही है और उसकी सॉल्बिलिटी मान लीजिए ऐसे है, तो एस ए प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। और यहाँ मान लीजिए प्रेशर पी ए। पार्शियल प्रेशर आप जानते हैं, जब बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं बेटा तो हर गैस का अपना एक रिस्पेक्टिव प्रेशर होता है, और इसे हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर गैस के प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है बेटा सॉल्बिलिटी, दैट इज योर हेनरीज लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इसको आपको पढ़ना भी है। हेनरी लॉ says that the partial pressure is directly proportional to the solubility और solubility directly proportional to the partial pressure। ठीक है बेटा। इसका हम जी सर। इसका दूसरा वर्जन भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना है बेटा ये टेम्परेचर पे काम करता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर आपका चेंज हो गया तो आपको पता है सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये पहला लॉ है हेनरीज का। अगला वर्जन मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में, अभी क्योंकि टाइम हो गया है। तो आज मैंने क्या बताया एक बार रिकैप मार देता हूं जल्दी से। हेनरीज लॉ तो कराया आपको, सॉल्युबिलिटी समझाई अच्छे से, उसमें क्या क्या चेंज होता
है वो समझाया मैंने, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बताया बेटा, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी में रिलेशन, नॉर्मलिटी सॉरी मोलैलिटी मोलैरिटी में रिलेशन, और मोलैलिटी को समझाया, और मोलैलिटी टेम्परेचर को समझाया। आई थिंक आज की क्लास में सबको समझ में आया होगा आपको। यस सर। एक क्वेश्चन नोट करो बेटा, एक्सरसाइज का, पीछे वाले एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज का 2.6 जी सर। 2.6 एक क्वेश्चन है बेटा, 2.9 एक क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। जी सर। चलो बेटा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम।